बिहार के अंदर से इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर मोदी सरकार गिराने जा रहे हैं। दोस्तों, सीधे तौर पर एनडीए से गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं नीतीश कुमार। बड़ी खबर सामने निकल कर आई है और वहीं पर दावा किया जा रहा है कि तारीख भी फाइनल हो चुकी है। दोस्तों, इस तरीके की बात सामने निकल कर आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद अभिषेक कुमार, आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा इस बात की है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? सक्रियता कुछ ज्यादा ही क्यों बढ़ी है। कभी वो अपने बेटे के साथ अपने गांव पहुंचते हैं, वैसे वो हर साल जाते हैं। कभी पटना में इको पार्क में जाकर लोगों से मिलना जुलना शुरू कर रहे हैं और कभी किसी मंत्री के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पटना और दिल्ली के बीच बिहार के आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का मुद्दा अगर बड़े मुद्दे में तब्दील हो जाए तो ये गठबंधन की सियासत के लिए शुभ संकेत नहीं। खासकर एक ऐसी सियासत के लिए जिस सियासत के बारे में ये तय माना जाता है कि नीतीश कुमार चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ लिए, अब उनके सामने वो आदर्श परिस्थितियां जनादेश ने बना दी है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के बिना भी सरकार चला सकते हैं। तो क्या उस स्थिति की तरफ नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं? जब नीतीश कुमार 43 विधायकों पर थे तब भी उन्होंने गृह मंत्रालय पर कंप्रोमाइज नहीं किया। जब नीतीश कुमार 71 विधायकों के साथ जनता ने उन्हें भेजा था तब भी न तो नीतीश कुमार ने गृह विभाग पर कंप्रोमाइज किया और न ही विधानसभा अध्यक्ष पद पर कंप्रोमाइज किया। जब नीतीश कुमार 85 विधायकों पर आ गए तब आखिर वो कौन सी परिस्थितियां सामने आ गई जिसमें बिहार के पुलिस प्रशासन का पूरा जिम्मा भाजपा कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी को देना पड़ा और इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी नीतीश कुमार को कंप्रोमाइज करना पड़ा। ये सारी परिस्थितियां एक ऐसे दौर में सामने आ रही है जब बिहार के दो पड़ोसी राज्यों में बारी बारी से अगले 5 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में चुनाव होने वाले। अगले 5 महीने से लेकर 15 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्राणवायु कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में है, तो दूसरी तरफ बंगाल शेरनी ममता बनर्जी के होम टर्फ पश्चिम बंगाल में। दोनों ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय, हिंदुत्व की राजनीति और इन सब से ज्यादा क्या इस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा अब सिर्फ कागजी बातों में सिमट कर रह जाएगी? क्या इस देश की गंगा जमनी तहजीब मीडिया के ऊपर नकेल और इन सब से आगे बढ़कर कहे तो नागरिक समाज की बात पूरी कल्पना तक सिमट जाएगी और इन सब के लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार माने जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू ही जिम्मेदार माने जाएंगे? इन सवालों से दो चार जनता दल यूनाइटेड के सामने जब इससे भी बड़ा सवाल उसके अस्तित्व का खड़ा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित गिद्ध दृष्टि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर लग जाए, तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या बचता? विकल्प क्या बचता उनके पास? जो विकल्प बचता है उसके लिए 14 जनवरी के बाद के समय का इंतजार किया जा रहा है। 14 जनवरी के बाद का खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है और मकर संक्रांति के बाद बिहार में खेला होता है। 2024 में भी खेला देखा गया और 2024 के बाद क्या 2026 भी किसी नए राजनीतिक खेल का गवाह बनने जा रहा है? जरा इसके लिए बिहार की परिस्थितियों और बिहार विधानसभा के अंक गणित को देखना जरूरी हो जाता है। पिछले महीने की शुरुआत में आप सब ने देखा कि किस प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी कि गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के का सक्सेशन प्लान पूछ रहे थे जनता दल यूनाइटेड के 2 नेताओं और बिहार के ब्यूरोक्रेट से। अब सक्सेशन प्लान की बात भारतीय जनता पार्टी पूछे और नीतीश कुमार इस पर चुपचाप चुप्पी साध कर बैठ जाए या बर्दाश्त कर जाए, ये होने से रहा। 43 सीटों वाले नीतीश कुमार तो इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर भला 43 से दोगुनी यानी 85 सीटों वाले नीतीश कुमार इसे बर्दाश्त करेंगे? भला ये कैसे संभव? बिहार की राजनीति में कोई कितनी भी सीटें इस चुनाव में जीता हो, कोई कितने भी वोट लाया हो, राजद दावा करेगी कि सबसे ज्यादा वोट उसे मिले, भाजपा दावा करेगी कि सबसे ज्यादा सीटें उसे मिले, सबसे ज्यादा सीटें उसे मिली। बिल्कुल सही है कि जो हर कोई अपने आप में दावा भरेगा। देख रहे हैं उस जनादेश के पीछे सिर्फ एक चेहरा जिम्मेदार है और वो चेहरा बिहार के अंदर 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद विश्वसनीयता के स्तर पर राजद, भाजपा और खुद जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता के ऊपर भारी पड़ता दिखा।
इस बार का जनादेश कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का जनादेश था। अगर ये जनादेश वाकई जनादेश है, इसमें कोई मशीनी खेल नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह नीतीश कुमार की विश्वसनीयता का जनादेश था। लेकिन नीतीश कुमार की विश्वसनीयता का फायदा उठाकर नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की जो तैयारी है, ये तो जनादेश के तुरंत बाद ही शुरू हो गई, जब नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय ले लिया गया। और अब बिहार के तकरीबन 44 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर और प्रमोशन का मामला, किसको कहां पोस्टिंग देनी है, ये मामला पटना और दिल्ली के बीच फाइल के रह जाना और नीतीश कुमार के द्वारा उस फाइल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाने तक जाकर सिमट जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार न तो कभी आने वाले थे और न ही शाह एंड कंपनी नीतीश कुमार को अपने क्लच में लेने के बारे में अब सोच सकती, बल्कि बिहार की सियासत भारतीय जनता पार्टी के क्लच से छूटती जा रही है, इसकी गुंजाइश अब ज्यादा बढ़ गई। पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को ही मुद्दा बनाकर जंगल राज का, कथित जंगल राज का नैरेटिव अंत तक खड़ा किया जाता रहा, लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर के पीछे निश्चित तौर पर बिहार में दरोगा से लेकर डीजीपी तक का जो पूरा प्रशासन है, वो गृह मंत्रालय यानी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन सिमटने की वजह से था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब वो मंत्रालय नीतीश कुमार से ले लिया जाना, यानी नीतीश कुमार की एक यूएसपी को खत्म किया जाना या उसको खत्म करने की कोशिश करना, और उन सब के बीच बिहार में गरीबों पर, ठिठुरती हुई ठंड के बीच गरीबों के ऊपर बुलडोजर मॉडल का जो प्रयोग किया गया, उस बुलडोजर मॉडल ने आखिर नुकसान किसे पहुंचाया? नीतीश कुमार की महादलित राजनीति को नुकसान पहुंचाया है, नीतीश कुमार की अति पिछड़ा राजनीति को नुकसान पहुंचाया है, नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय की विरासत को नुकसान पहुंचाया है। और जब नुकसान का स्तर इस लेवल पर चला जाए कि जनता दल अपने वोट बैंक का कंप्रोमाइज होता हुआ देखे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद पर किसी गुवाहाटी मॉडल का इंतजार करने के लिए परिस्थितियां बनती हुई दिखे, तो भारतीय जनता पार्टी से पहले नीतीश कुमार खेल करेंगे, इसकी संभावना अगले 5 महीने से लेकर 15 के बीच में। संभावना को सबसे ज्यादा बल तब मिला जब एनडीए गठबंधन के अंदर 4 विधायकों वाली एक पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा से अलग रवैया अख्तियार करने लगे, और कहा जाने लगा कि पीछे भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ ये तीनों पटना से दिल्ली गए, ऐसी खबरें हैं। वो दिल्ली में लगातार जमे हुए हैं। आखिर वो कौन सी परिस्थिति है कि वो तीनों विधायक जेडीयू में नहीं जा पा रहे? वो कौन सी परिस्थिति है कि नीतीश कुमार के साथ जनता दल यूनाइटेड में आरएलएम के यानी अपनी पार्टी के औपचारिक विलय का ऐलान करने से उपेंद्र कुशवाहा हिचक रहे हैं? 4 में 3 2/3 के आंकड़े को पूरा करता है। वो चाहते तो जेडीयू या भाजपा में जा सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में ले नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से गठबंधन के अंदर विश्वासघात का प्रतीक माना जाता। लेकिन विकल्प भी क्या बचा उनके पास? आरएलएम के तीनों विक्षुब्ध विधायक आखिर नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद का बताया जा रहा है। पटना से जो पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि ऊपर से बीजेपी का दबाव है कि वो तीनों पार्टी के सिंबल पे दावा करे और खुद के असली आरएलएम होने का दावा विधानसभा अध्यक्ष के पास पेश करे, ताकि पार्टी के सिंबल के मामले में ये दोनों गुट उलझ कर रह जाए और जनता दल यूनाइटेड में किसी भी गुट के विलय का मामला, चाहे उपेंद्र कुशवाहा गुट हो या बागी तीनों विधायकों का गुट हो, किसी भी गुट के विलय का मामला खटाई में पड़ जाए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बिहार के तीसरे और चौथे नंबर की पार्टियों का है। तीसरे नंबर की पार्टी के नेता तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, लेकिन पटना में न तो राजद सुप्रीमो लालू यादव हैं और न ही तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव तकरीबन 20 दिनों से बिहार से बाहर है। उनकी पार्टी और उसका विधायक दल पूरी तरह से दिशाहीन बने हुए हैं, और चूंकि तेजस्वी यादव की पार्टी के पास कोई संसाधन नहीं थे, उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव के खिलाफ जीत कर आए हैं, लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी में तो जा नहीं सकते, लेकिन सत्ता के लिए लंबा इंतजार भी उनके विधायक करेंगे। इस बात सबसे ज्यादा सीटों से मिली जा रही है। हर कोई अपने आप में दावा भरेगा। कहा जाता है कि जांच एजेंसियों का दबाव है कि अगर भाजपा ने नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश की और तब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बचाव में सामने आए,
तो लैंड फॉर जॉब या IRCTC मामला खोला जा सकता है और उसके माध्यम से तेजस्वी यादव को गिरफ्त में लाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पार्टी के विधायकों को जो निजी संसाधनों से चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता, उनसे कोई बैर नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता पर तो MIM के विधायक भी सर्टिफिकेट दे चुके हैं, उन्हें वो मुहर लगा चुके हैं। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और ठीक ठाक से करते रहे, यही उनकी कामना है। तो इसके बाद राजद विधायकों के पास बच क्या जाता है? मोटे तौर पर इस पूरे खेल को देखकर यही लगता है कि तीसरे नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और चौथे नंबर की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जो 5 साल पहले चिराग। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से जो बातें कही कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर सरकार गिराने जा रहे हैं, दरअसल वो एक सवाल है, क्या नीतीश कुमार वाकई में सरकार गिराने जा रहे हैं? और 14 जनवरी के बाद जो खरमास खत्म हो रहे हैं दोस्तों, क्या उसके बाद बिहार की राजनीति के अंदर वाकई में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन ले लेंगे? क्या नीतीश कुमार मोदी जी की सरकार बिहार के अंदर गिरा देंगे? ये वो बड़े सवाल है दोस्तों, जो इस वक्त हर किसी के माइंड में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।